So the first one is mass. Mass क्या होता है? It's the amount of matter or the number of particles in an object. It's a very simple definition. Do you guys want me to explain something here? नो मैम। Okay. Weight क्या होता है? It's the force of gravity on an object. कोई भी object है ना जिसका mass m है. Just gonna write the little m here. कोई भी object mass m. कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है ना, तो वो एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड. फिजिक्स की टर्म्स मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी सिंपल होती है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने के लिए लेट्स जस्ट थिंक अबाउट अ फुटबॉल फील्ड. फुटबॉल फील्ड का क्या होती है? जहां पे आप फुटबॉल खेलते हो, उससे बाहर यू कैंट प्ले इफ यूर लाइक in a tournament or something, right? उससे बाहर it doesn't count. उसी तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. It has an area around it जहां पर ग्रेविटी एक्ट करती है. Let's say this area. ये एक बाउंड्री है. It's not that strict, लेकिन we will just imagine it to be a circle for now. इस बाउंड्री से बाहर अर्थ की जो फोर्स है ना ऑफ ग्रेविटी, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. मतलब इट काइंड ऑफ गोज अवे. यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पुल होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे बाउंड्री से आप इस सरफेस से अर्थ की, आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी वीक होती जाएगी. लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता तो वो कहीं पे भी जा सकता था. लेट्स से ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक एस्टेरॉयड है और ये इस तरह इधर जा रहा है. अगर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आया तो ये ऐसे चला जाएगा अपने ही पाथ पर. लेकिन if this asteroid interacted with the gravitational field of Earth, तो वो अर्थ पे आ जाएगा. Earth will attract it towards itself. If it's coming like that, तो ये अर्थ के surface की तरफ attract होगा. So this area, this imaginary area around Earth, जहां पर force of gravity present होती है, उसको हम gravitational field कहते हैं. Okay, so this white region is your मैम इसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है कि आपकी ये ग्रेविटेशनल फील्ड किस स्ट्रेंथ से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगी. कितनी तेजी से वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा जब आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड में वो एंटर हो गया. ओके, जैसे अगर मून है, let me draw the moon here. मून की भी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, लाइक दैट. यही एस्टेरॉयड मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में आता तो वो थोड़ा आहिस्ता मून की तरफ जाता. लेकिन अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तो 3 times फास्टर अर्थ की तरफ जाता है. तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कितनी तेजी से वो मास अर्थ की तरफ जाता है, कितनी तेजी से ये फॉरेन ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होगा. दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो रीजन जहां पर ग्रेविटी एक्ट करेगी. और स्ट्रेंथ क्या है? कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा जब वो इस फील्ड में प्रेजेंट होगा. इज द डिफरेंस क्लियर? यस मैम। मैम अर्थ से जितना दूर होते जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल पुल जो है वो वीक होता जाएगा. यस, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उतनी वीक होती जाएगी. आप अर्थ से जितना दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उतनी वीक होती जाएगी. एंड देन देयर विल कम अ पॉइंट जब ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करेगी. ये जो 9.81 है ये सरफेस ऑफ अर्थ पे या फिर क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ पे एप्लीकेबल है. क्लियर? यस मैम. ओके, तो अब वेट क्या है? इट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. कोई भी मास हो उस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, या फिर
वो ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी एक्सेलरेट करेगा टूवर्ड्स द अर्थ इज योर वेट. वेट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. W equals mg. It's the force of gravity on an object. Force of gravity on an object. Clear? Yes, ma'am. Ugly. Next thing is पहला. Okay, so you have mass, you have weight. Mass क्या होता है? Number of particles in an object. Weight क्या होता है? It's the force of gravity on an object. Now let's move on to density. Density is also very simple. Density का formula है mass divided by volume of the object. Volume क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट्स द वॉल्यूम. ओके, लेट्स से आपके पास एक बलून है, इट्स ऑक्यूपाइंग दिस मच स्पेस, और आपके पास एक टेनिस बॉल है, इट्स ऑक्यूपाइंग दैट मच स्पेस. Or let's take something heavier like a basketball. Let's take the same two objects we took earlier. So I'm trying to imply here कि दोनों का size same है in a way कि both of them are taking the same space. ठीक है? Both of these objects are taking the same space. इनका volume same है. If both the objects are taking the same space, उनका volume क्या है? Same. Okay? So volume is space occupied. और mass क्या था? Number of particles in an object. अब हम देखेंगे कि mass का density के साथ क्या relationship है और volume का density के साथ क्या relationship है और density है क्या. Okay. मैं दो scenarios draw करने लगी हूँ. पहले scenario में volume same रखूंगी. याद रखें, जब भी आपके पास तीन चीजें मौजूद हो और आपने दो का रिलेशनशिप ड्रॉ करना हो या फिर कंक्लूड करना हो, तो तीसरी चीज आप कांस्टेंट रखते हो. ओके, यहाँ पर आई वांट टू फिगर आउट द रिलेशनशिप बिटवीन mass and density. I'm using little m for mass and this symbol rho, RHO, for density. अगर मुझे mass और density का रिलेशन चाहिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड सेम होगी. उसके लिए I'm drawing two equal boxes. ठीक है, एक में, so let's say this box 1 is more massive than box 2. I'm writing M1 is greater than M2. अगर M1 ज्यादा है तो the number of particles in this first one will be greater. Or M2 में let's just say this is the mass, less number of particles. Density दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? This one will be more dense. जितना ज्यादा mass उतनी ज्यादा density. इसको समझने के लिए let's use the formula as well. Let's say इसका M1 की वैल्यू है 4 और M2 की वैल्यू है 2. दोनों का साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम 1 क्या होगा? लेट्स से 1, और वॉल्यूम 2 कह लेते हैं इज ऑल्सो 1, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम है. अब डेंसिटी अगर मैंने निकालनी है, इसकी डेंसिटी है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि m1 डिवाइडेड बाय v1. m1 की वैल्यू है 4 और v1 इज 1. और डेंसिटी ऑफ द सेकंड बॉक्स इज m2 divided by v2. m2 की वैल्यू है 2 और v2 is 1. So 4 divided by 1 is 4 and 2 divided by 1 is 2. So we have concluded that density of 1 is greater than
डेंसिटी ऑफ 2। इससे क्या कंक्लूजन निकलती है? द ग्रेटर द मास द मोर द वॉल्यूम और द मोर द डेंसिटी। कंक्लूजन इज higher the mass, higher the density। और कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। फेयर कंपैरिजन के लिए हमेशा तीसरी टर्म आपको कांस्टेंट रखनी है, फिर ही आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। ये समझ आ गई? यस मैम। दूसरा हम चेक करेंगे अब रिलेशनशिप। मैम ये आपने ये जो सिंबल ड्रॉ किया है कौन सा? डेंसिटी का, ये इसका स्पेशल यही होता है? जी, ये स्पेशल है, ये फिक्स्ड है। RHO किसको कहते हैं? रो। और ये सिंबल एक स्लैंट भी होता है, जस्ट लाइक दैट। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम, यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा? mass। दैट्स राइट, मास कांस्टेंट। मास कांस्टेंट का क्या मतलब है? कि दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। मैं एक स्मॉलर बॉक्स ले लेती हूँ और एक बिगर बॉक्स, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन चेक कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिफरेंट कैसे होगा? अगर दोनों का साइज डिफरेंट होगा। दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे क्योंकि मास कांस्टेंट है। अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 32। दोनों में 32 पार्टिकल्स ड्रॉ किया है, ये है to show that their mass is same। अब डेंसिटी देखते हैं कैसी होगी। तो इसका M1 है 32 और M2 भी क्या है? 32। लेट्स से पहले का वॉल्यूम V1, क्योंकि आपको ये छोटा नजर आ रहा है मैं इसको 4 कह लेती हूँ, और दूसरे का वॉल्यूम V2 is let's say 8। ओके, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। सो द फर्स्ट वंस डेंसिटी इज M1 डिवाइडेड बाय V1 और दूसरे की भी है M2 डिवाइडेड बाय V2। M1 की वैल्यू है 32, M2 भी 32 है, V1 है 4 और V2 है 8। So 32 by 4, what is it? What's the value? 8. It's not in SMS, yes. Or 8 divided by 32? So you see, the first one's density is greater than the second one's density. Volume जितना कम होगा, density उतनी ज्यादा होगी। So इसकी conclusion क्या है? Lesser the volume, greater the density। और condition क्या है? Mass constant। ये तो हमने expand करके सीख लिया। सिंपल तरीका आपने ये याद रखना है कि कभी भी आपको जो फॉर्मूला गिवन होगा, लेट्स से ये फॉर्मूला है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, जो चीजें सामने सामने है यानी कि डेंसिटी और मास, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जो इस तरह ऑपोजिट्स हैं उनका इनवर्स रिलेशनशिप है। लेट मी कॉपी दैट। मैं इसको एक दफा दोबारा आपको समझा देती हूँ। जो सामने होंगी फॉर्मूला में, जैसे कि डेंसिटी और मास, उनका रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? कि अगर एक चीज इंक्रीज करती है, मास इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। उसी तरह अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। तो रिलेशनशिप क्या है?
डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो डेंसिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। जो चीजें सामने सामने होंगी उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, और अगर ये इधर और दूसरी डिनोमिनेटर में है तो उसका इनवर्स रिलेशनशिप होगा। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी। और डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, एक इंक्रीज करेगी दूसरी भी इंक्रीज करेगी, अगर एक डिक्रीज करी है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। दोनों चीजें इकट्ठी इंक्रीज होंगी और इकट्ठी डिक्रीज होंगी। लेकिन इनवर्स रिलेशनशिप का क्या होता है, अगर एक इंक्रीज करी तो दूसरी उसकी ऑपोजिट होगा, यानी कि डिक्रीज होगा। क्लियर? मैम अगर मैस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा? ये दोनों रेशियो है, यानी कि they're on the same side of the equation। इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू डेंसिटी। अगर आपके पास डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आना चाहिए वो सेम रहेगा, तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी ना। तो अगर आपके पास मास इंक्रीज कर रहा है, लेट्स से पहले 4 था फिर 8 हो गया, तो फाइनल डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है 2। इफ दिस इज 2 देन दिस हैज टू इंक्रीज बाय 4। अगर न्यूमरेटर 2 के फैक्टर से इंक्रीज किया है तो डिनोमिनेटर भी 2 के फैक्टर से इंक्रीज करेगा। हमेशा आप अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी उसी फैक्टर से इंक्रीज करोगे, क्योंकि आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। मैंने आपको जो ये रिलेशनशिप बताया है वो डेंसिटी का इस टर्म का इन दोनों टर्म्स के साथ बताया। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हुआ। ओके, यस मैम। इज दैट क्लियर ना? कोई और क्वेश्चन? नो मैम।